हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। जैसे भी अच्छे ही होंगे तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। तो हम आपके लिए लाए हैं टेक्निकल के क्वेश्चन जो UPSSC जेईई 2018 के एग्ज़ाम आप व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और गुप्ता एंड खुरमी का भी क्वेश्चन हम लाए हुए हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही बेटर साबित होगा आपके एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है UPSSC जेईई 2018। तो देरी ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और हाँ ये भी बता दें आपको, ये जो हम क्वेश्चन आप इस समय करवा रहे हैं ये बिल्डिंग मटेरियल का करवा रहे हैं, BM का क्वेश्चन। तो BM के बाद फिर हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देरी न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन, यानी कि ईंट की मिट्टी में सिलिका की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन 5 से 10%, 20 से 30%, 50 से 60%, 70 से 80%। तो ऑप्शन आपका सी इज राइट ऑप्शन, 50 से 60%। तो आपको एक बार और बता दें, गुड ब्रिक अर्थ में जो टोटल कंटेंट होते हैं सिलिका की मात्रा 50 से 60% होता है, एल्यूमिना की मात्रा 20 से 30% होता है, और उसके बाद ये आपके दो घटक जो है वेरी इंपॉर्टेंट घटक है, बाकी तो 2-4% ऐसे ही होते हैं। तो इसके बाद और ईंट की जो सामर्थ्य होती है, स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव, वो बता दें आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक की, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm², सेकंड क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm², थर्ड क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm²। एब्जॉर्प्शन रेशियो जो होता है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होता है, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक की 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास ब्रिक की 22% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और थर्ड क्लास ब्रिक की 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ब्रिक की क्वालिटी थी। तो इसके बाद हम, और हाँ, ब्रिक वाल की सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है, 20 होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन, यानी एल्यूमिना की मात्रा ब्रिक की मिट्टी में कितनी होती है, किसके बीच लाई करती है। हमने बताया आपको 20 से 30%। ऑप्शन देख लीजिए, 20 से 30%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एस्बेस्टस के बारे में पूछा जा रहा है। एस्बेस्टस की क्या क्वालिटी है, क्या एडवांटेज है। तो ऑप्शन नंबर ए, इज ए नेचुरल फाइबर मिनरल सब्सटेंस, हाँ करेक्ट है, यह नेचुरल मिनरल सब्सटेंस होता है। ऑप्शन बी, इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोलस सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है, बिल्कुल सही। थर्ड जो है, कंटेंस आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिना, एस्बेस्टस में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना का कंटेंट होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो आपके यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। तो फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑल द एबव, तो हम टिक करेंगे ऑल द एबव पे। ओके डियर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी, ये भी एस्बेस्टस के बारे में ही है। तो एस्बेस्टस के बारे में यहाँ भी पूछा जा रहा है, इसके एडवांटेज क्या है, क्वालिटी क्या है। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इज फायर प्रूफ एंड एसिड प्रूफ, हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 3.10, ऑल द अबव। तो यहाँ पे भी आपका ऑल द अबव ऑप्शन सही है। बता दें आपको, एस्बेस्टस जो होता है वो जो होता है इंसुलेटर काम करता है, यानी हीट के प्रति प्रतिरोधी होता है, हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाने देता है, और
इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत का भी और ऊष्मा का कुचालक होता है एस्बेस्टस। अगला फायर प्रूफ एंड एसिड प्रूफ, यह फायर प्रूफ होता है यानी इसमें आग नहीं लगती जल्दी, एक विशेषता ये भी बहुत बड़ी है। और एसिड प्रूफ, हाँ, और ये एसिड प्रूफ होता है, इस पर एसिड कोई केमिकल गिर जाता है तो ये इसको लॉस नहीं होता है, मतलब कम से कम होता है, सीधी सी बात। तो ये भी इसके फायदे हैं। और इसका है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है विशिष्ट गुरुत्व वो 3.10 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कि 3 के तीनों ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं। तो ओके, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब आ गया एस्बेस्टस सीमेंट क्या है। एस्बेस्टस सीमेंट के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना एस्बेस्टस सीमेंट है क्या चीज़। ऑप्शन इज ब्रिटल, क्या यह ब्रिटल होता है। वार्प ड्यू टू चेंजेज इन ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता के परिवर्तन पर इसमें तरेड़ आ जाती है, वार्प आ जाती है। स्ट्रेंथ इज लोअर्ड व्हेन सैचुरेटेड बाय वाटर, जब ये वाटर सैचुरेटेड के कंडीशन में आता है क्या स्ट्रेंथ इसका लो हो जाता है, कम हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे 3 के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि एस्बेस्टस सीमेंट एक ब्रिटल मटेरियल है, यानी भंगुर पदार्थ है। और जब इसमें ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता आती है तो इसमें तरेड़ पड़ जाते हैं, तरेड़ बोले तो ये थोड़ा सा ऐठ जाती है, इसी को बोलते हैं वार्प। और जब ये वाटर के संपर्क में आती है, जिसमें वाटर सैचुरेशन के संपर्क में आती है, तो क्या हो जाता है इसका स्ट्रेंथ लॉस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एस्बेस्टस इज, आज एस्बेस्टस से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, तो लेकिन हाँ सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, इस पर कन्फ्यूज ना होना। तो पूछ रहा है एस्बेस्टस है क्या है एस्बेस्टस, ऑप्शन देखते हैं। कोरुगेटेड शीट यूज्ड फॉर रूफिंग, सेकंड ऑप्शन एन इनकम्ब्यूजिबल फायर प्रूफ मटेरियल, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डी ऑल द अबव। तो पहले बता दें, यानी कि जो एस्बेस्टस का कोरुगेटेड शीट होता है वो रूफिंग के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं ये आपका जीआई सीट है, ये कंक्रीट सीट है जो पत्रा लोग छत पे रखते हैं, उसी की बात हो रही। कोरुगेटेड बोले तो लहरदार, यानी आप देखे होंगे लहरदार ऐसे कुछ सीट आपको देखने को मिलता है जो छतों पे डालते हैं लोग, तो वो हो गया कोरुगेटेड सीट, तो वो हो गया रूफिंग के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। बी इनकम्ब्यूजिबल फायर प्रूफ, यानी कि ये ज्वलन के प्रति फायर प्रूफ होता है, मतलब अज्वलनशील होता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल ये कार्बनिक पदार्थों का घटक होता है, यानी आपके तीनों ऑप्शन सही है। तो हम आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन करने वाले हैं, ऑल द एबव। ओके डियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैसनरी ब्रिक, मैसनरी ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो स्टैंडर्ड साइज जो होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। आपके एग्जाम में स्टैंडर्ड साइज पूछे, मॉड्यूलर साइज पूछे, तब भी आप यही साइज बताएंगे, 19 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये है आपके स्टैंडर्ड साइज एंड मॉड्यूलर साइज। और आपको अगर एग्जाम में पूछता है कि नॉमिनल साइज बताइए, तो क्या होता है नॉमिनल साइज में, जब हम ईंट की साइड में मसाले को भर देते हैं, मोर्टार को भर देते हैं, फिर जो इसकी लेंथ या मैप आती है, माप इसका जो हम लेते हैं, उसके बाद वो नॉमिनल साइज कहलाती है। यानी कि नॉमिनल साइज में क्या हो जाता है, ब्रिक की साइज 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, या इसी को हम बोल सकते हैं 200 mm गुणे 100 mm गुणे 100 mm। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है, द स्टोन सुटेबल फॉर रबल मैसनरी शुड बी। रबल मैसनरी में कौन सा स्टोन का यूज किया जाता है? हार्ड, टफ, हैवी, लाइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, हार्ड स्टोन का। यानी कि रबल मैसनरी में हार्ड स्टोन का यूज किया जाता है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि हार्ड स्टोन का अगर हम यूज करते हैं तो क्यों करते हैं। क्योंकि हार्ड स्टोन क्या होता है, उसको ड्रेसिंग करने में जो हमारा लेबर कास्ट आता है बहुत ज़्यादा आता है, और उसका ड्रेसिंग करना, ड्रेसिंग मतलब परिसज्जा तैयार करना, उसको साइड से उसको राउंड ऑफ करना, तो इसमें क्या होता है लेबर कास्ट अधिक आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें, समझ रहे हैं आप। तो ये होता है, इसीलिए हम हार्ड स्टोन जितने होते हैं उसका यूज क्या करते हैं, रबल मैसनरी। और रबल मैसनरी क्या होता है, जब हमारे जो बॉन्ड होते हैं, हम स्टोन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, स्टोन बॉन्ड होते हैं, मतलब उसमें हम कोई हमारा नियमित शेप नहीं होता है, मतलब चाहे जिस शेप का हमें स्टोन मिल जाए हम उस शेप के स्टोन को ज्यों का त्यों हम दीवार पे ऐसे बिछाते चले जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रबल मैसनरी। इसमें कोई बॉन्ड हमारा क्रिएट नहीं होता है। और एक होता है आइसलर बॉन्ड। आइसलर बॉन्ड में क्या करते हैं, हम एकदम ड्रेसिंग खड़ाई वाली पत्थर का यूज करते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के पत्थर होते हैं, और उसमें हमारा एक अच्छा खासा बॉन्ड भी क्रिएट होता है। आया समझ में दोस्त? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द फिलर यूज इन प्लास्टिक बिटुमन। आपको बिटुमन से ही पता चल रहा है, बिटुमन में अगर हम फिलर का यूज करते हैं तो किसका यूज करते हैं। ऑप्शन, सेल पाउडर, टाक पाउडर, एस्बेस्टस पाउडर, प्लास्टिक पाउडर। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है एस्बेस्टस पाउडर। हम प्लास्टिक बिटुमन के कंस्ट्रक्शन में, जब हम प्लास्टिक बिटुमन का निर्माण करते हैं, प्लास्टिक बिटुमन बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एस्बेस्टस पाउडर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ है, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सॉफ्टर वैरायटी ऑफ स्टील में बी ऑब्टेन्ड बाय। यानी कि स्टील की जो सॉफ्टर वैरायटी यानी मृदुल सॉफ्ट कैटेगरी हमें प्राप्त करना है अगर, तो हम किस विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं, सीमेंटेशन प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस, बैशमर प्रोसेस, ओपन हर्थ प्रोसेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, बेशमर प्रोसेस। बेशमर प्रोसेस जो है, बेशमर की जो विधि है, इसके द्वारा हम माइल्ड स्टील यानी सॉफ्ट स्टील को प्राप्त करते हैं। और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका, सीमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, हम कच्चे लोहे से हम कार्बन की मात्रा को रिमूव करते हैं, और स्टील में एक निश्चित मात्रा में कार्बन को हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमारा सीमेंटेशन प्रोसेस के अंतर्गत होता है। और बाकी ये माइल्ड स्टील यानी सॉफ्टर वैरायटी अगर हमें प्राप्त करना है तो हम बेशमर मेथड से हम करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, तो क्वेश्चन है हमारा 11, अ फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। यानी कि जब हम फर्स्ट क्लास ब्रिक को कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में 24 घंटे के लिए हम डुबो देते हैं, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन रेशियो है, यानी कि जो पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, 15%, 20%, 22%, 25%। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, थर्ड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम बताने वाले नहीं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको, है ना डियर। और सेकंड क्लास का बता दें, 22% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो नहीं होना चाहिए। और थर्ड क्लास का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12। A good building stone should not absorb water more than, बताइए फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। 5%, 10%, 15%, 20%। अभी तक का किसी का कमेंट नहीं आया है। चलिए देखते हैं। 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गुड बिल्डिंग स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो किससे अधिक नहीं होना है? 5% का। और एक बात और बता दें, रोड मेटल में जो हम गिट्टी का यूज करते हैं, जो स्टोन का यूज करते हैं, उसका बताइए कितना नहीं होना चाहिए अधिक। जिसको भी पता है बताना कमेंट करके, बाकी आगे तो हम बताएंगे। यानी कि गुड बिल्डिंग स्टोन में वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और किसी भी हालात में अगर 10% से ज़्यादा होता है तो हम उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे। और हाँ, रोड मेटल की बात कर रहे हैं, अगर रोड के निर्माण में जो गिट्टी का यूज होता है, जो स्टोन का यूज होता है, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1%, नोटेड, पॉइंट इज नोटेड। 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और गुड बिल्डिंग स्टोन में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। बैसाल्ट क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक, मेटाफोरिक रॉक, एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक, इंट्रसिव इग्नियस रॉक। तो आप सभी को पता है कि बेसाल्ट एक इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। लेकिन यहाँ पे इग्नियस रॉक तो ऑप्शन में है नहीं, है तो साथ में एक्सट्रेसिव और इंट्रसिव आ गया। अब हो गया कन्फ्यूजन, क्या करें। तो पहले तो हम आपको ऑप्शन टिक कर देते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन बेसाल्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक है। अब आप इसको समझ लीजिए, इसको एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक क्यों कहा गया। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वह स्टोन जो ज्वालामुखी वगैरह से धरती के ऊपरी सतह पर आके जमकर चट्टान का निर्माण करते हैं। ऐसे चट्टान जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जम करके यानी कि चट्टान का निर्माण करते हैं, उन्हें हम एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। और जो ज़मीन के अंदर ही जम जाते हैं, वह अग्नि चट्टान जो ज़मीन की सतह पर ही आके जमते हैं, उन्हें हम एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। और जो ज़मीन के अंदर ही कहीं जम करके चट्टान का निर्माण करते हैं, उन्हें हम इंट्रसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट हमारा क्या है? इंट्रसिव इग्नियस रॉक है। और ये बैसाल्ट जो है और ट्रैप जो होते हैं वो एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक होते हैं। नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। एज ऑफ ट्री में बी असर्टेन्ड बाई, यानी ट्री का एज जो हम कैलकुलेट करते हैं किसके द्वारा करते हैं, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियस ऑफ इट्स स्टम का रेडियस मेजर करके, सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स स्टम के परिधि को मेजर करके, नंबर ऑफ ब्रांचेज शाखाओं को काउंट करके, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। यानी एनुअल रिंग को हम काउंट करके हम किसी भी ट्री का, किसी भी पेड़ का एज बता सकते हैं। और एक बात और बता दें, इसके अंदर जो सैपवुड होते हैं वो हार्टवुड होते हैं। तो हार्टवुड में जो ये एनुअल रिंग होते हैं बहुत पास होते हैं, तो वहाँ पे काउंट करना बहुत ही मुश्किल है। और जो ये सैपवुड होते हैं उसमें एनुअल रिंग दूर होते हैं। अगर आपको ये हम बेसिक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने देखा आपके 2016 में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए हम बेसिक बताते चल रहे हैं। और जिससे आपको
अभी तो जो अप्रैल में एग्ज़ाम होना है, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आई थिंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर बाइंडिंग मटेरियल? इनमें से कौन एयर बाइंडिंग मटेरियल है? ऑप्शन जिप्सम, एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट, क्विकलाइम, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपके तीन के तीनों ऑप्शन सही है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को राइट करेंगे, करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। तो पहले आप ये समझ लीजिए, जिप्सम जो होता है आपका, ये एयर बाइंडिंग, एयर के प्रति प्रतिरोधी का काम करता है। और एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट जो होता है वो भी एयर के प्रति प्रतिरोध का काम करता है। और क्विकलाइम जो होता है, क्विकलाइम क्या होता है, जिसमें अशुद्धियाँ 5% से कम होती है। और क्विकलाइम की और भी विशेषता हम आपको बता दें, इसमें अशुद्धियाँ 5% से कम होती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है। और उसके बाद क्विकलाइम जो होता है बहुत तेज़ी से बुझता है, बहुत तेज़ी से स्लैग करता है। और इसके वॉल्यूम में चेंजिंग कितनी होती है, यानी कि जब ये क्विकलाइम स्लैग करता है तो इसके वॉल्यूम में 2 से 2.5 गुना इंक्रीजमेंट हो जाता है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बिटुमन फेल्ट क्या होता है? ऑप्शन इज यूज्ड एज वाटर प्रूफिंग मटेरियल, इज यूज्ड एज डैम प्रूफिंग मटेरियल, इज मेड फ्रॉम बिटुमन एंड हेसन फाइबर, ऑल द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल द एबव। तो देख लेते हैं, बिटुमन फेल्ट जो होता है, ये बिटुमन का एक पदार्थ होता है, बिटुमन से बना हुआ, जो वाटर प्रूफिंग होता है, मतलब वाटर के प्रति प्रतिरोधी होता है, यानी वाटर को आर पार नहीं होने देता। और डैम प्रूफिंग, ये डैम प्रूफिंग का इसको बोलते हैं सील रोक रद्दा। कुर्सी तल पर दी जाने वाली लेयर को, जो सीलन को नींव से वाल में यानी ऊपरी स्ट्रक्चर में आने से रोकता है, उसको कहते हैं डैम प्रूफिंग। तो वहाँ पे हम बिटुमन, डैम प्रूफिंग के केस में बिटुमन का हम यूज कर सकते हैं। और डैम प्रूफिंग को अगर हम बोले मेजरमेंट किस में की जाती है, तो डैम प्रूफिंग को मेजर किया जाता है स्क्वायर मीटर में। थर्ड ऑप्शन जो था, इज मेड फ्रॉम बिटुमन एंड हेसन फाइबर, यह बिटुमन और हेसन फाइबर से बनता है। हेसन फाइबर क्या है? एक प्रकार का फाइबर का एक प्रकार है। हेसन फाइबर फाइबर का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्वार्टज, सेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, माइका। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट एंड मार्बल आल द वर्निंग मेटाफॉर्मिक रॉक्स, बिल्कुल गलत। इसमें जो मार्बल दिया हुआ आपका मेटाफॉर्मिक रॉक्स है, लेकिन बेसाल्ट जो क्या है, इग्नियस रॉक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत। ऑप्शन नंबर बी, देयर इज नो सेडिमेंट्री रॉक, इसमें कोई सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, देख लेते हैं। क्वार्टज, सेल, आपका पहले सेल दिखाई दिया, ये सेडिमेंट्री रॉक है। जिप्सम भी आपका सेडिमेंट्री रॉक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट इज द ओनली इग्नियस रॉक, यानी एकमात्र ग्रेनाइट ही इस ऑप्शन में है जो कि आपका इग्नियस रॉक है, बिल्कुल गलत। क्यों? ग्रेनाइट, बेसाल्ट भी तो है इग्नियस रॉक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी, क्वार्टज एंड माइका आर मिनरल, वेरी गुड, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, यानी क्वार्टज और माइका ये दो, इसमें जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये दोनों मिनरल हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वार्टज और
माइका क्या है यहाँ पे, मिनरल है, मिनरल खनिज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो बोल रहा है, ऑप्शन देखते हैं। इज ऑब्टेन्ड बाय सीमेंटेशन प्रोसेस, इज फुल ऑफ फीचर्स एंड एक्टिविटीज, कैन बी इजिली वेल्डेड, ऑल द एबव। आपका ऑल द एबव ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देख लेते हैं क्यों सही है। ब्लिस्टर स्टील जो होता है वो सीमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है, निर्माण किया जाता है। और ऑप्शन सेकंड, फुल ऑफ फीचर्स एंड कैविटीज। फीचर्स का मतलब होता है दरारें, छोटे छोटे स्पॉट, दरारें, ये फीचर्स होता है। तो मतलब ये क्या होता है, जो ब्लिस्टर स्टील होता है इसके फीचर्स और कैविटी इसमें पाए जाते हैं। कैविटी मतलब छोटे छोटे स्पॉट, होल, और ये फीचर्स मतलब दरारें। ये होने से इसमें क्या हो जाता है, इसको हम बहुत आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। इस स्टील को हम आसानी से बिल्ड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये मतलब एक तरह से कहा जाए प्लेन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे दरारें, कैविटी होते हैं जो हमारे बिल्ड करने में आसानी होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैन बी इजीली वेल्डेड, यानी कि ये आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है, कास्ट आयरन कंटेन्स कार्बन अप्रॉक्सीमेटली, यानी कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो कास्ट आयरन में 1.5% से लेके 5.5%, यानी लगभग 6% तक होता है कास्ट आयरन में। और ऑप्शन देख लेते हैं, 1.5 to 5.5, 0.05 to 1.75, 0.25% और नॉन ऑफ द। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। और आपको बता दें, कास्ट आयरन में तो मैंने बता दिया 1.5 से 5.5% होता है। माइल्ड स्टील में 0.15 से 0.25, और रॉट आयरन में 0.15% से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। स्टील कंटेन्स कार्बन अप्रॉक्सीमेटली, स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1.50% से 5.6%, 0.05% से 1.75%, 0.25%, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.15 से 1.5% होता है, यानी 0.15 से 1.5% होता है। तो जो हमारा करेक्ट इसमें ऑप्शन मैचिंग हो रहा है, तो वो लगभग नियर अबाउट ये ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है कि 0.15 से 1.5% है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइबर बोर्ड कैन बी। फाइबर बोर्ड क्या हो सकता, मतलब फाइबर बोर्ड में हो सकता है, क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए डिस्टेम्पर्ड, बी पेंटेड एंड डिस्टेम्पर्स। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या होगा, बताइए, तो उसके बाद हम बताते हैं आपको। एक ऑप्शन और भी है, यूज्ड फॉर फर्नीचर।
बताइए डियर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन। ज़्यादातर हमारे कैंडिडेट यही लगाएंगे, पेंटेड एंड डिस्टेम्पर्ड। तो यहाँ पे आपका बता दें, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, यूज फॉर फर्नीचर इज राइट ऑप्शन। और एक कंफ्यूजन आपकी हम और दूर कर दें, डिस्टेम्पर्ड, पेंट और पेंट एंड डिस्टेम्पर्स क्यों नहीं सही है। तो फाइबर हमारा एक ऐसा मेंबर है जो फर्नीचर में हम यूज करते हैं, तो इसमें जो हम यूज करते हैं पॉलिश का यूज करते हैं, इसीलिए हमारा डिस्टेम्पर पेंटेड बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। और यूज फर्नीचर में तो हम यूज करते ही करते हैं फाइबर बोर्ड का, और पॉलिश इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके जो लेयर होते हैं, इनके सतह पर जो इनके रेसे होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर हम उसमें डिस्टेम्पर्ड कर देंगे या पेंट कर देंगे तो जो लेयर का जो सुंदरता वो कहीं ना कहीं छिप जाएगी पेंट के नीचे या डिस्टेम्पर्ड के नीचे। तो उसमें हम करते हैं एक अच्छी क्वालिटी का पॉलिश करते हैं, तो जिससे कि हमारे उसके जो रेशे होते हैं, रेशे भी दिखाई देते हैं आर पार। आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो सोफ़ा वगैरह दिया जाता है, तो देखा होगा जो उसमें फाइबर बोर्ड का यूज हुआ रहता है और उसके पॉलिश आर पार दिखाई देते हैं कि हाँ लकड़ी के यानी जो भी वुड उसमें यूज हुआ है उसके रेसे किस टाइप के हैं उसमें आपको आर पार दिखाई देते, तो आप वहाँ देखने को मिलेगा वो पॉलिश ही किया रहता है, ना कि वहाँ पे डिस्टेम्पर्ड और पेंट होते हैं। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। The process of mixing clay, water and other ingredient to make brick is known। यानी कि क्ले, वाटर सॉरी डियर, क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट को मिलाने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नीडिंग, मोल्डिंग, पगिंग, ड्राइंग। तो वहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, नीडिंग बोलते हैं। कितने लोग इसमें पगिंग लगाए होंगे। तो पगिंग क्या होता है हम आपको बता दें, जब पहले हम कितनी मात्रा में कौन सा घटक लेना है, क्ले का, वाटर का और अदर भी इंग्रेडिएंट जो भी हैं, सिलिका का, तो ये मिक्स करने का मतलब अलग अलग क्वांटिटी ले करके जो मिलाने की प्रोसेस है वो तो हो गया हमारा नीडिंग। और जो पगिंग होता है, पगिंग में क्या करते हैं उसको गुथाई करते हैं लास्ट में, हाथ से पैर से जो भी करते हैं, जो या फिर किसी मशीन से पगमिल से गुथाई करते हैं उसको कहते हैं पगिंग। तो नीडिंग और पगिंग में आपको कन्फ्यूजन आज दूर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following cement contains maximum percentage of डाइकैल्शियम सिलिकेट। इनमें से कौन सा सीमेंट ऐसा है जिसमें डाइकैल्शियम सिलिकेट सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। लो हीट सीमेंट जो है आपका, इसमें डाइकैल्शियम सिलिकेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। और आपको बता दें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, कमेंट करिए। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो सबसे ज़्यादा होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। तो हम आपको इसको बोलते हैं बोगू कंपाउंड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ये जो चारों के चारों हैं हमारे क्या बोलते हैं इसको, बोगू कंपाउंड। तो बोगू कंपाउंड का जो कंटेनमेंट है, अमाउंट, कितनी मात्रा में इसमें कंटेंट मिलाते हैं, मतलब सॉरी कितना मात्रा में मिले होते हैं, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसकी मात्रा होती है 30 से 50%।
ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा 30 से 50%। सेकेंड नंबर पे आता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसकी मात्रा होती है 25 से 40%। थर्ड नंबर पे जो आता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसकी मात्रा होती है 8 से 12%। और फोर्थ नंबर पे आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड, इसकी मात्रा होती है 6 से 10%। तो आपको एक चीज़ और बता दें, सीमेंट में जो क्विक सेटिंग आती है किसके कारण आती है? अब इसी बोगू कंपाउंड में है वो क्विक सेटिंग, जो मतलब बहुत तेज़ी से जमने का काम करता है, किसके कारण? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो बता दें, तो क्विक सेटिंग जो होता है, सबसे शीघ्र जो जमने का काम करता है वो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की अगर बात करें, मतलब शीघ्र बल प्राप्त करता है। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिएगा, वो बहुत तेज़ी से शीघ्र जमता है, लेकिन ये शीघ्र बल प्राप्त करता है, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य बहुत कम टाइम में प्राप्त करता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कास्ट आयरन की क्या इसमें क्वालिटीज है, एडवांटेज है? ऑप्शन देखते हैं। इज ऑब्टेन्ड बाय प्यूरिफाइंग पिग आयरन, इज मैन्युफैक्चर्ड इन रिक्वायर्ड शेप, में कंटेंट 2 से 5% ऑफ कार्बन विथ अदर इम्प्योरिटीज। ऑल देखो, यहाँ पे आपके तीन के तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम। ऑल देखो, तो ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है प्यूरिफाइंग पिग आयरन, यानी कि जो पिग आयरन होता है, कच्चा लोहा होता है, उसका हम प्यूरिफाइंग करते हैं, संशोधन करते हैं, मतलब शोधित करते हैं। तो प्यूरिफाइंग के बाद हमें कास्ट आयरन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए जो था राइट। बी बोल रहा है इज राइट। बी क्या बोल रहा है? इज मैन्युफैक्चर्ड इन रिक्वायर्ड शेप, हमें जिस भी शेप में कास्ट आयरन कोई भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है तो हम उसी शेप में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे यंत्र हैं जो कास्ट आयरन के ही बने होते हैं, जिसमें कंप्रेसिव लोड आता है, वो सब हमारे किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के ही बने होते हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, भैंस की जो चारा काटने वाली मशीन हो गई, कास्ट आयरन के बने हैं। पहले के जो हैंड पंप थे वो भी कास्ट आयरन के ही थे। तो इस तरह से हम जिस शेप में चाहें उस शेप में, जिस शेप में हमें रिक्वायर्ड हो उस शेप में हम इसको बना सकते हैं। तो और अगला सी ऑप्शन जो मे कंटेंट 2 to 5% ऑफ कार्बन विथ अदर इम्प्योरिटीज, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 2 से 5% अन्य अशुद्धियों के साथ में मिक्स होती है। तो सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइंस, सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट ज्ञात किया जाता है किस चीज़ की जानकारी के लिए? तो ऑप्शन देखते हैं। क्वालिटी ऑफ फ्री लाइन, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इनिशियल सेटिंग। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। यानी कि साउंडनेस टेस्ट हम करते हैं सीमेंट में जो फ्री लाइम हो उसको ज्ञात करने के लिए कितनी मात्रा मिली हुई। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर फ्री लाइम मुक्त चूना अगर हमारे सीमेंट में मिला होगा तो जैसे ही हम इसका मोर्टार बनाने के लिए जब भी ये पानी के संपर्क में आएगा बहुत तेज़ी से बुझने लगेगा, जो वहाँ के लेबर पर घातक हो सकता है। बुझेगा तो उष्मा निकलेगी जो लेबर की आँखों पे इफेक्ट डाल सकती है,
या फिर उनके अगर हाथ के या स्किन के संपर्क में आएगी तो उसको झुलसा देगी ये प्रॉब्लम, और वॉल्यूम चेंज हो जाएगी यानी इंक्रीज हो जाएगी तो भी हमारी मोर्टार में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को कम कर देगी। तो इतने सारे डिसएडवांटेज हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट कितने प्रकार का होता है, तो मतलब 2 मेथड है करने का। एक होता है ली चाइल्ड मेथड, दूसरा ऑटोक्लेव मेथड। अगर हमें सीमेंट में फ्री लाइम ज्ञात करना है तो हम ली चाइल्ड मेथड का यूज करेंगे, और अगर हमें फ्री मैग्नीशिया का पता लगाना है सीमेंट में तो हम ऑटोक्लेव का प्रयोग करते हैं। 2 मेथड है आपको। और एक चीज़ और बता दें आपको, ये जो साउंडनेस सीमेंट में आता है किन किन कारणों से आता है, तो फ्री लाइम के कारण आता है, फ्री मैग्नीशिया के कारण आता है, और फ्री सल्फर के कारण भी आता है। लेकिन फ्री सल्फर के लिए कोई पार्टिकुलेट मतलब अलग से कोई टेस्ट का मेथड नहीं है कि साउंडनेस टेस्ट का सल्फर के लिए कोई मेथड नहीं है, फिर भी हम इसकी क्वांटिटी जो होती है वो ऑटोक्लेव द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। बस इतना इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। Which of the following cement is suitable for use in massive concrete structures such as large dams? तो लार्ज डैम के लिए किस सीमेंट का यूज करेंगे? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फर रजिस्टिंग सीमेंट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा डियर, कौन सीमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, लो हीट सीमेंट। क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, डैम का जब हम निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन करते हैं, डैम के कंस्ट्रक्शन के जो भी हमारे मेंबर यूज मतलब बनते हैं, फाउंडेशन से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक, उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें अगर हम अदरवाइज कोई अदर सीमेंट यूज करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट इंक्रीज होगा, और हीट इंक्रीज होगा तो वो जो अंदर के हीट हैं वो बाहर तक नहीं निकल पाते हैं, जिससे क्या होता है, डैम या जो भी बड़े से बड़े स्ट्रक्चर हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उसमें दरारें आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। लो हीट सीमेंट क्या होगा, तो कम से कम हीट वहाँ इंक्रीज होगा, मतलब कम से कम हीट वहाँ से निकलेगा, जिससे कि वो हमारे स्ट्रक्चर को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। द इंटरनल साइज ऑफ मोल्ड्स यूज्ड इन ब्रिक प्रिपरेशन, यानी कि जब हम ईंट को बनाते हैं, ब्रिक को बनाते हैं, तो जो हम साँचे का यूज करते हैं, मोल्ड का यूज करते हैं, इसका इंटरनल साइज कितना होता है। तो डियर हम एक बात आपको बता दें, इसका जो साइज होता है ईंट पकने के बाद उसके साइज से कुछ ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर दोस्त हमारे यही कहेंगे कि नहीं छोटा होता है, छोटा नहीं बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको हम डिटेल में चलते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर ए, इक्वल टू द साइज ऑफ फुल्ली बर्न्ड ब्रिक, स्मॉलर देन द साइज ऑफ फुल्ली बर्न्ड ब्रिक, ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुल्ली बर्न्ड ब्रिक, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्यों होता है, ध्यान देना, जब हम ईंट को बनाते हैं, मोल्ड में ले जाते हैं, ईंट पथ करके यानी बन करके जब बाहर आती है उसको हम सुखाते हैं पहले एटमॉस्फेयर में, खुले वातावरण में, फिर उसके बाद जब हम इसको पका देते हैं भट्ठी में, किल्न में, पकने के बाद क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ श्रिंकेज आती है ब्रिक में। तो क्या होता है, पकने के बाद ईंट का साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो राइट ऑप्शन, यानी ग्रेटर देन साइज ऑफ फुल्ली बर्न्ड ब्रिक, यानी जो पूरी तरह से कम्प्लीटली पकी हुई ईंट है, उससे जो हम मोल्ड यूज करते हैं, साँचा यूज करते हैं, उसकी साइज, इंटरनल साइज थोड़ा सा अधिक होता है। ओके डियर, समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं।
द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी कैन बी यूज ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल इज। यानी कि आपका स्ट्रेचर बॉन्ड कब यूज होता है? स्ट्रेचर बॉन्ड करते हैं किसे? जब ईंट को हम लंबाई में बिछा दें, मतलब एक ईंट पूरी लंबाई में है, दूसरी ईंट उसकी लंबाई में, फिर तीसरी ईंट उसकी लंबाई में, चौथी ईंट उसकी लंबाई में, पूरी लंबाई में ईंट को जब हम बिछाते हैं तो उसे हम स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। और स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या होता है, वहाँ पे अगर दीवार की हम थिकनेस देखेंगे, बस ईंट की चौड़ाई के बराबर ही, ईंट की विड्थ के बराबर ही हमारा दीवार का चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा देख लेते हैं। हाँ, ईंट की चौड़ाई तो आपको पता है कितना होता है, 90 सेंटीमीटर, 90 mm, यानी 9 सेंटीमीटर। देख लेते हैं ऑप्शन 90 mm, 180 mm, 190 mm, 280 mm। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, 90 mm। समझ में आ गया? इसी बीच एक बात और बता दें, हम ईंट पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, तो अगर लंबाई में मेजर करना है तो हम कितने ब्रिक को लेते हैं। एक चीज़, अगर हम ईंट का परीक्षण करते हैं तो हम कितनी ईंट को लेते हैं, ये भी नॉलेज में रखिए, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम ईंट पर जब परीक्षण करते हैं ना, स्ट्रेंथ परीक्षण, तो क्या होता है, 20 ब्रिक को हम लेते हैं। मीन्स इसके लेंथ को अगर मेजर करना है, या सॉरी लेंथ को मेजर करना है तो 20 ब्रिक लेते हैं, विड्थ को भी मेजर करना है या फिर डेप्थ को मेजर करना है, जो भी मेजर करना है तो हम 20 ब्रिक लेते हैं तीनों के केस में, ब्रिक के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मॉस कंक्रीट इज अबाउट, यानी मॉस कंक्रीट के लिए स्लम्प की वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन 25 से 50, 50 से 100, 100 से 125, 125 से 150। यानी स्लम्प जो लेते हैं हम मास कंक्रीट के लिए 25 से 50 लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। तो ये स्लम्प है क्या चीज? स्लम्प जो होता है ये वर्कबिलिटी का एक प्रकार है। वर्कबिलिटी ज्ञात करने का स्लम्प टेस्ट एक मेथड है। तो ये हो गया 25 से 50 मास कंक्रीट के लिए। एक और डाटा याद कर लीजिए, आरसीसी के लिए ज़्यादातर जो स्लम्प टेस्ट का वैल्यू लेते हैं वो 80 से 150 के बीच में लेते हैं, 80 to 150। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम वर्कबिलिटी टेस्ट पे। वर्कबिलिटी टेस्ट जो हमारी होती है ये इसके 4 प्रकार हैं: स्लम्प टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट। फ्लो टेबल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा जो वर्केबल कंक्रीट हो उसकी वर्केबिलिटी ज्ञात करनी है, तो हम फ्लो टेबल टेस्ट। उससे थोड़ा कम वर्केबल अगर है तो स्लम्प टेस्ट, उससे और कम है तो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, और बहुत ही कम अगर वर्केबल कंक्रीट है जिसकी वर्केबिलिटी बहुत ही कम है तो उसके लिए हम वीवी टेस्ट करते हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको, वीवी टेस्ट जो करते हैं वो मेजरिंग की जाती है और सेकंड में की जाती है, और वीवी टेस्ट सेकंड में की जाती है। और नॉर्मल कंसिस्टेंसी या फिर नॉर्मल जो वर्केबिलिटी अगर हो वीवी टेस्ट के अंतर्गत तो 5 से 10 सेकंड लेते हैं। कितना लेते हैं? 5 से 10 सेकंड नॉर्मल वर्केबिलिटी वीवी टेस्ट के अंतर्गत कितना लेते हैं? 5 से 10 सेकंड। अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सेकंड क्लास ब्रिक क्या है? ऑप्शन आर ऑफ डार्क ब्राउन कलर, प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रक, आर वेल बर्न, आर अंडर बर्न। देखिए हम बता दें, ऑप्शन नंबर ए जो होता है डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं होता है, इसका भी कलर रेड चेरी होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की तरह इसका कलर होता है, बस थोड़ा सा डाउन होता है। सेकेंड ऑप्शन अभी साइड में रखते हैं। थर्ड ऑप्शन आर वेल बर्न, ये अच्छी तरह से पकी होती है,
नहीं कह सकते ना, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास ब्रिज से थोड़ा कम पकी होती है। और अंडरबर्न नहीं, अंडरबर्न का मतलब होता है सेमाइट, थर्ड क्लास के नीचे चला जाता है, इसलिए ये भी नहीं है। तो यहाँ पे बस हमें एक ही ऑप्शन समझ में आ रहा है, प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड स्ट्रक्चर। जब इसको हम टकराते हैं, एक दो ईंटों को टकराते हैं एक साथ में, तो मेटेलिक साउंड आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टोन्स यूज इन रोड वर्क शुड बी ग्रेटर देन, यानी कि रोड वर्क में जो स्टोन यूज करते हैं उसकी हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 10, 12, 15, 17। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। यानी रोड में जो हम गिट्टी का यूज करते हैं, स्टोन का यूज करते हैं, उसका स्ट्रेंथ जो 17% से कम तो होना ही नहीं चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ बोल रहा हूं, हार्डनेस, ये परसेंटेज में नहीं है। हार्डनेस 17 से कम होना नहीं चाहिए। और ये कैलकुलेट जो करते हैं, ये मतलब मैक्सिमम जो हार्डनेस होता है 20 होता है, मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। यहाँ हार्डनेस की बात नहीं हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, यानी कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो होता है वो 20 मैक्सिमम होता है, 0 से 20 के बीच में होता है। तो लेकिन किसी भी हालात में 17 से कम नहीं होनी चाहिए। और कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या होता है ना, निघर्षण परीक्षण करते हैं, निघर्षण परीक्षण में वेट लॉस होता है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन्स 20 माइनस वेट लॉस अपॉन 3 इक्वल टू ये होता है कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। 20 माइनस हेड लॉस बाई 3, तो इससे क्या निकल के आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारा रोड मेटल के 17% से कम किसी हालात में नहीं होना चाहिए। और ये रोड स्टोन की जो मैंने बताया, वाटर रेजोल्यूशन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जल अवशोषित करने की क्षमता किसी भी हालात में 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर 17 सही है। अगला क्वेश्चन, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होता है? ऑप्शन देखते हैं, 10%, 20%, 30%, 40%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, 30%। और अगर वेरी करते हुए आपसे पूछा जाए तो ये आप ध्यान रखना, आपका होता है 25% से लेके 30% के बीच में आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी ली जाती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। ध्यान देना, ओपीसी के लिए होता है ये चीज़। तो यहाँ पे 30% इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 में आते हैं, द रॉक जनरली यूज फॉर रूफिंग, यानी छत के निर्माण में, छत के लिए हम कौन सा स्टोन का, चट्टान का यूज करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, स्लेट, प्यूमिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, स्लेट। आपने देखा होगा इस सीट बाय सीट में डिवाइड होते हैं स्लेट, जिसका यूज हम रूफिंग के लिए करते हैं। तो ग्रेनाइट का यूज किस में करते हैं? तो ग्रेनाइट का यूज जो करते हैं हम अब्यूटमेंट के लिए, रेलवे का ब्रिज वगैरह जो होते हैं, पुल वगैरह का अब्यूटमेंट में हम करते हैं ग्रेनाइट का यूज। और बेसाल्ट का यूज करते हैं स्लीपर के नीचे जो बैलास्ट यूज करते हैं, वहाँ पे हम बेसाल्ट चट्टान का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल इज, यानी इसमें से रिटार्डर के लिए कौन सा कंपाउंड जिम्मेदार होता है? मतलब मंदक का काम कौन करता है? देखते हैं इसमें मंदक कौन है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिप्सम, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट।
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। जिप्सम जो है आपका रिटार्डर का काम करता है, मंदक का कार्य करता है सीमेंट में, सीमेंट कंक्रीट में। तो जिप्सम का फार्मूला बता दीजिए। जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 10H2O, CaSO4 इंटू 10H2O, ये हो गया। और हाँ, अब अगर आपको बताएं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का काम कौन करता है और कितना लिया जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है 1.5 से 2% के बीच में लिया जाता है, ये आपको उत्प्रेरक यानी त्वरक का काम करता है। त्वरक यानी सेटिंग टाइम को कम कर देता है, और जिप्सम सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। तो जिप्सम की मात्रा जो यूज होते हैं वो 3 से 4% यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। डिस्टेम्पर क्या है? ऑप्शन अ पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर चाक, पिगमेंट एंड वाटर। बी अ वाटर प्रूफिंग एजेंट। सी अ पेंट कंसिस्टिंग ऑफ colored cement and water, a drying agent। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। और क्यों है सुन लीजिए। डिस्टेम्पर का निर्माण जब हम करते हैं, एक तो पाउडर चाक का लेते हैं मात्रा, दूसरा लाल रिंसिड ऑयल, बोले तो कच्चे अलसी का तेल, यानी कि पाउडर चाक और कच्चे अलसी तेल को मिक्स करके हम डिस्टेम्पर बनाते हैं। कितने लोग तो ऑप्शन नंबर सी लगाए होंगे, अ पेंट कंसिस्टिंग ऑफ कलर्ड सीमेंट एंड वाटर, यानी सीमेंट और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं, जो पेंट का निर्माण होता है वहाँ पे, उसको हम जली पेंट कहते हैं या सीमेंट पेंट कहते हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, उसको हम जली पेंट या सीमेंट पेंट कहते हैं, उसको कलर्ड सीमेंट पेंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे क्लोज होता है। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, आपके एग्जाम के लिए अगर बेनिफिशियल लग रहा हो, तो हमारी एक लाइक जरूर ठोकना हमारे वीडियो में, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना उचित लगे तो। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। ओके डियर, थैंक यू सो मच।